गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, हम पढ़ रहे थे नाभिकीय भौतिकी, जिसमें अपन न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। न्यूक्लियस में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी थी, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि उसका मास किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हमने देखा कि किसी भी परमाणु का जब द्रव्यमान निकालते हैं तो यदि उस द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो एटॉमिक द्रव्यमान संख्या है उसको अगर अपन 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दे तो उस नाभिक का क्या आ जाता है, अपने पास द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है द्रव्यमान क्षति या संकुलन गुणांक का। देखिए, संकुलन गुणांक होता क्या है। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है A, इस A में से यदि मैं उस परमाणु या नाभिक का क्या कर दूँ, द्रव्यमान को अगर मतलब उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो ये जो मान आएगा उसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। मतलब उस द्रव्यमान में कितनी हानि हुई है, ठीक है, वो कहलाएगी तुम्हारी द्रव्यमान क्षति। मतलब यदि अपने पास जो द्रव्यमान संख्या है, यदि उसको उसमें से मैं क्या कर दूँ, जो अपने पास जो मास आया है उसको अगर मैं उसको हटा दूँ तो वो जो मेरे पास मान आता है वो आता है द्रव्यमान क्षति का। उसके बाद देखो, यदि मैं द्रव्यमान अपक्षय निकालूँ तो दिए गए द्रव्यमान में से यदि उसकी द्रव्यमान संख्या को हटा दिया जाए तो अपने पास जो मान आता है वो आता है द्रव्यमान अपक्षय। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संकुलन गुणांक किसे कहते हैं। तो देखिए, संकुलन गुणांक क्या होता है, एकांक द्रव्यमान संख्या वाले किसी भी नाभिक के द्रव्यमान में से उसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसको यदि अपन क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो मान आता है वो ही क्या आता है अपने पास, संकुलन गुणांक का। मतलब जो इसका एग्जैक्ट जो मास है, उस एग्जैक्ट मास में से यदि मैं उसका क्या कर दूं, द्रव्यमान संख्या को हटा दूं, किसी भी एकांक द्रव्यमान संख्या वाले किसी भी नाभिक में से उसके द्रव्यमान में से यदि मैं उसकी द्रव्यमान संख्या को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो मान आता है वो आता है संकुलन गुणांक। उसी को अपन बोलते हैं संकुलन गुणांक। क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि संकुलन गुणांक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझाइए। तो देखिए, अगर अपन इसमें एक एग्जाम्पल लें, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है Li37 का, ठीक है। इसका अपन को क्या निकालना है, संकुलन गुणांक कैलकुलेट करना है। तो देखिए, संकुलन गुणांक अपन जानते हैं, संकुलन गुणांक बराबर क्या होता है, m - a बटे में a। तो ये m मतलब इसका एग्जैक्ट मास होता है अपने पास 7 ये तो क्या है अपने पास द्रव्यमान संख्या 7। अगर मैं इसका क्या मान निकालूँ, द्रव्यमान निकालूँ, तो वो आएगा मेरे पास 7.91600 इंटू 5 AMU के बराबर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, संकुलन गुणांक निकालना है। तो संकुलन गुणांक का फॉर्मूला है अपने पास m - a बटे में a। क्लियर, m का मान रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.916005 माइनस a का मान क्या है 7 है, बटे में a का मान क्या है 7। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर आता है अपने पास 2.286 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो ये कहलाता है अपना क्या, संकुलन गुणांक। समझ में आया। संकुलन गुणांक क्या होता है, एकांक द्रव्यमान संख्या वाले किसी भी नाभिक के द्रव्यमान में से यदि उसकी द्रव्यमान संख्या को हटा दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो अपने पास जो मान आता है वो आता है संकुलन गुणांक का। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं किसी भी नाभिक का अगर एग्जैक्ट मास निकाले तो ये हमारे पास एग्जैक्ट मास दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या सबको पता होती है। अब संकुलन गुणांक निकालना है तो द्रव्यमान में से द्रव्यमान संख्या को सब्सट्रैक्ट करा और ये मान अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास संकुलन गुणांक। देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अपन ने द्रव्यमान निकाला था, उसी प्रकार से अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी अगर नाभिक की बात करें तो उसकी त्रिज्या को किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो देखिए, किसी भी नाभिक का जो संपूर्ण धनावेश होता है, वो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो किसके अंदर केंद्रित है, अपना नाभिक के अंदर केंद्रित है। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो लगभग अगर जो प्रयोग किए गए थे उनके आधार पर कैलकुलेट की गई थी 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से नाभिक की त्रिज्या फर्मी ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक की होती है, ठीक है। ये सबसे पहले कैलकुलेट की गई थी कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻14 मीटर के लगभग होती है, ठीक है।
अब देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसको कैलकुलेट करने की कई विधियाँ हैं। अल्फा 6 के छयांक से, या फिर सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र जो होता है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, उससे भी अपन नाभिक की त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर तीव्र गति वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि उनकी नाभिक से टक्कर कराई, जैसे अपन ने अल्फा कण, रदरफोर्ड ने तो क्या किया था, अल्फा कणों की क्या करी थी, नाभिक से टक्कर कराई थी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि तीव्र गति वाले अगर अपन इलेक्ट्रॉन ले, उनकी एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ा दे, जिससे क्या करे, वो उनकी गति क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन्स की अगर नाभिक से टक्कर कराई जाए तो उस कंडीशन से भी अपन क्या कर सकते हैं, उस पूरे प्रयोग से भी नाभिक की त्रिज्या का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि अपन न्यूट्रॉन्स लें तो तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन्स की अगर नाभिक से टक्कर कराएं तब भी अपन नाभिक की त्रिज्या का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम तो बात करते हैं रदरफोर्ड प्रकीर्णन के सूत्र से। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक लिए अल्फा कणों की क्या कराई थी, बौछार कराई थी। अल्फा कणों की बौछार कराने के बाद उसमें क्या करे थे, अल्फा कण क्या हो गए थे, अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। मैंने मान लिया कोई भी एक अल्फा कण ये है, ये क्या है मेरे पास, अल्फा कण, जिसका मास तो मैंने मान लिया m, और ये गति कर रहा है v से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या रखा है, नाभिक रखा है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, नाभिक रखा है, ये पूरा परमाणु, ये इसका नाभिक, ठीक है। तो जब अल्फा कणों की किसी नाभिक से टक्कर कराई थी तो देखिए ये अल्फा कण, जैसे मैंने मान लिया कि नाभिक का ये जो अल्फा कण है इसका द्रव्यमान m है, और किस वेग से गति कर रहा है, ये b वेग से ये गति कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा कणों की जब टक्कर कराई जाती है तो हमने देखा था कि जो एक परमाणु है वो बिल्कुल अपनी मार्ग पे पुनः वापस लौट आया था, मतलब उनके मध्य जो कोण था, प्रकीर्णन कोण का मान देखा था, वो कितना था, 180 डिग्री। मतलब अपने मार्ग से पुनः जिस मार्ग पे गया था उसी मार्ग पे वापस आ गया, मतलब उसके बीच का जो कोण था वो कितना था, 180 डिग्री। ये जो कण जो कि 180 डिग्री पे गया था, वो ही कण उसके बिल्कुल पास, मतलब नाभिक के बिल्कुल पास जाकर आता है, और उसी के आधार पर उस नाभिक की त्रिज्या का आकलन रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा किया था, ठीक है। कैसे किया था, देखो अल्फा कण गया था, बिल्कुल नाभिक के पास तक गया, इससे क्या था, प्रतिकर्षित हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि दोनों के मध्य अपन ने पढ़ा था पोस्टुलेट्स, और रदरफोर्ड ने जो अभिग्रहित दिए थे उनके आधार पर क्या क्या था कि अल्फा कण और नाभिक दोनों के मध्य क्या करता है, कौन सा बल कार्य करता है, कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स, कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके द्वारा ही तो ये क्या आया था, बिल्कुल अपने मार्ग पर पुनः लौट आया था, ठीक है। अब देखिए इसकी त्रिज्या का आकलन कैसे किया जाएगा कि जो अल्फा कण है वो बिल्कुल पास तक तो जाके आया था, है ना। जैसे ये एरिया मान लिया अपन ने, ये जो एरिया है इस तक, ये इसका जो कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स था ना वो वर्क कर रहा था, तो ये यहाँ तक तो गया, लेकिन इसमें क्या कर रहा था, उसका कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने की वजह से फिर वो क्या हो गया, वापस अपने मार्ग पर लौट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स का मान बढ़ गया। अब इस दूरी को मैंने मान ली, डिस्टेंस को मैंने मान लिया d0, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स परमाणु या किसी नाभिक के पास तक गया तो अपन क्या कर सकते हैं, उस नाभिक की रेडियस का मान या रेडियस का पता लगा सकते हैं। जैसे ये पूरा मेरे पास नाभिक है, यहाँ तक गया और वापस ये अपने मार्ग पर पुनः लौट गया, तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक की रेडियस का अपन इसमें पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमने देखा कि अल्फा कण नाभिक के बिल्कुल पास तक जाके आते हैं, मतलब अल्फा कणों की नाभिक पर क्या की जाती है, बौछार की जाती है। रदरफोर्ड के द्वारा अपने प्रयोगों में बताया है कि जब अल्फा कण नाभिक के पास जाते हैं तो हमने देखा था कि जो एक कण था वो बिल्कुल अपने मार्ग से पुनः लौट आया था, और उसी के आधार पर अपन नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो वो जो अल्फा कण है वो कितनी दूर तक वो उसके पास गया और वापस से फिर पुनः मार्ग पर आ गया, इस दूरी को अपन बोलते हैं न्यूनतम पहुंच की दूरी। मतलब कहाँ तक वो उसकी पहुंच थी, यहाँ तक पहुंचती, आगे नहीं जा सकता था। वो क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या कर रहा था, कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा था, ठीक है। तो देखिए जब वो अल्फा कण नाभिक के पास जा रहा था
उस कंडीशन में स्टार्टिंग में तो क्या थी, उसकी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास पूरी अपनी गतिज ऊर्जा थी। उस गतिज ऊर्जा से वो क्या कर रहा था, आगे जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके मध्य अपन को पता है कि जो नाभिक है वो अपने नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो इनके मध्य जो कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स था, दोनों के मध्य क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। मतलब जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के पास जा रहा था तो उसकी गतिज ऊर्जा तो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। मतलब अल्फा कण जब नाभिक के पास जाता है, धीरे धीरे जब इनके पास जाता है तो इनके मध्य क्या करता है, कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो अल्फा कण है उसकी गतिज ऊर्जा में तो क्या हो जाती है, कमी होने लगती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ने लगती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जहाँ पे जो न्यूनतम मौज की दूरी है उसी कंडीशन पे उसकी स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम जानते हैं क्या होती है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv², हाफ mv², ठीक है। यदि उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाए, स्थितिज ऊर्जा के, अल्फा कण ले रहे तो स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं, k q1 q2 अपॉन में r। तो k q1 का मान क्या है, मतलब पहला जो आवेश ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं अपन, अल्फा कण का, और आवेश क्या मान होता है इसके ऊपर, 2e, ठीक है। q2 किसका आवेश लेंगे, नाभिक का आवेश, और नाभिक पर कितना आवेश होता है, z e के बराबर। दोनों के मध्य दूरी अगर अपन देखें तो दोनों के मध्य दूरी कितनी है, d0 के बराबर। डिस्टेंस मानिए कि ये d0 डिस्टेंस तक गया और वापस पुनः मार्ग पर लौट आया, ठीक है। तो दोनों के मध्य कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स वर्क करने के कारण जो अल्फा कण है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन यहाँ पे लेके चल रहे हो। तो देखिए इस गतिज ऊर्जा को मैं लिख देती हूँ E, गतिज ऊर्जा को मैंने लिख दिया E, यह आ जाएगा 2kZe² अपॉन में d0, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करनी है, नाभिक की त्रिज्या, ध्यान रखना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, उसकी केंद्र से उसके परिधि की दूरी, ठीक है। तो ये क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। अब ये जो अल्फा कण है वो इसके अंदर तक, यहाँ तक तो जा नहीं सकता, वो बिल्कुल उसके पास तक गया है, और उसी के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का परिकलन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो d0 अगर दूरी अपन को पता लग जाए तो अपन लगभग कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या ये होगी। तो देखिए d0 का यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो d0 बराबर क्या आ जाएगा, 2kZe² अपॉन में E। ये जो दूरी निकाली अपन ने d0, इसी के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का परिकलन किया गया था। जैसे अगर अपने पास एनर्जी है कि अपन ने कितनी एनर्जी का अल्फा कण छोड़ा है, ठीक है, एनर्जी हो गई, जेड का मान अपन को पता ही होता है कि किस नाभिक के ऊपर, ई का मान फिक्स है, ये के का मान फिक्स है, ठीक है। यदि अपन को एनर्जी पता है होती है हर किसी कण की, अल्फा कण की किस एनर्जी का अपन ने अल्फा कण लिया है, तो ठीक है, एनर्जी अगर अपन को पता है, ये सब मान अपन को पता है, तो अपन उसकी d0 मतलब न्यूनतम पहुंच की दूरी अपन आराम से निकाल सकते हैं। और जब न्यूनतम पहुंच की अगर दूरी का पता लग जाए तो नाभिक की त्रिज्या का बिल्कुल आसानी से पता लगाया जा सकता है कि लगभग इतनी त्रिज्या होगी, क्योंकि यही तो बिल्कुल पास तक गया था, 180 डिग्री के कोण पर जो वापस आया था वो ही बिल्कुल उसके पास तक गया था, ठीक है। तो ये अपने हमने क्या बोली थी, न्यूनतम पहुंच की दूरी बोली थी, और इसी के आधार पर किसी भी नाभिक की त्रिज्या का परिकलन किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेके भी इसको समझेंगे। आज के लिए थैंक यू, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए।